हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रजत जायसवाल और आप देख रहे हैं स्टडी मोटिवेशन चैनल, जहां हम लोग एनसीईआरटी के बुक्स को कवर करते हैं। तो दोस्तों, सोशियोलॉजी का साइंस जो कि समाज का बोध है, पार्ट 1 हमने अपलोड किया था, चैप्टर नंबर 1 का। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा। बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्स दिया कि काफ़ी अच्छा है और व्यूज़ भी ठीक ठाक आए हैं और कमेंट भी हुए हैं जो उसने बताया है कि हाँ अच्छा है, आगे भी कवर किया जाए। तो इसलिए मैं आज पार्ट 2 लेकर आया हूँ इसी चैप्टर का। फर्स्ट पार्ट में मैंने पेज नंबर 8 तक क्लियर किया था और 9 पे हम लोग पहुंच गए थे। और फिर से मैं वही कहना चाहूँगा, अगर आप किसी भी यूपीएससी या स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर रीड करना चाहिए आपके बेस मजबूत करने के लिए, ताकि आपके आंसर राइटिंग में काफ़ी आपको मदद मिले। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग एनसीईआरटी की बुक्स को कवर करते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जिनके पास बुक्स नहीं हैं या फिर जो नहीं खरीद पा रहे हैं, ताकि वो भी इस टाइम पर पढ़ पाएँ। और आशा करता हूँ ये आपको पसंद आएगा और इसे आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं, अध्याय 1, इसका पार्ट 2। ओके दोस्तों, आइए पेज नंबर 9 पे डायरेक्ट पहुँचते हैं हम लोग। यहाँ तक हो गया था हमारा कि यहाँ ये एरिया क्लियर हो गया था। अब हम लोग आते हैं हमारी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य संबंधी समझ यह बताती है कि जहाँ समाज जाति, वर्ग अथवा पितृसत्ता के आधार पर बांटा होता है, वहीं कुछ समूह सुविधा वंचित है तथा एक दूसरे के प्रति भेदभाव मूलक स्थिति बरतते हैं। तो दोस्तों यहाँ बता रहा है कि हमारी संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में संबंधी समझ यह बताती है कि समाज जो है जाति, वर्ग अथवा पितृसत्ता के आधार पर बांटा होता है। क्योंकि आज हम समाज में जब भी देखते हैं तो हमारा समाज जो है वो कुछ वर्ग में बटे होते हैं। तो वो कौन कौन से वर्ग हैं? उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग, निम्न वर्ग, और उसके साथ कुछ जाति भी होती हैं। जाति आप जानते हैं, धर्म के आधार पे भी समाज बटे होते हैं, पितृसत्ता के आधार पर बटे होते हैं, तो वो बटे होते हैं। लेकिन एक वहीं पर क्या होता है, दूसरे भी लोग होते हैं जो क्या होते हैं, सुविधा से वंचित रहते हैं। जैसे कहीं कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे वर्ग के हिसाब से बटे होते हैं, और कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पे वर्ग के हिसाब से नहीं, लोग समान ही रहते हैं, लेकिन वो लोग सुविधा से वंचित रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, भेदभाव मूलक स्थिति क्या होती है, पनपती है। फिर बोल रहा है इससे भी आगे प्रभावशाली समूहों में यह स्थिति सांस्कृतिक मानदंडों, ज़्यादातर जबरदस्ती अथवा हिंसा द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो बोल रहा है कि अगर ये जो वर्ग वाली जो स्थिति है, वो क्या किया जाता है कि जो प्रभावशाली समूह है ना, उन्हीं के माध्यम से इसे सांस्कृतिक मानदंडों के हिसाब से ही जबरदस्ती वहाँ पर लाया जाता है। यानी कि एक समाज ऐसा बनाया जाता है जो वर्ग के हिसाब से निर्धारित रहे और वर्ग के हिसाब से ही चले। फिर बोल रहे हैं जैसा कि आप आगे आने वाले अनुच्छेद में देखेंगे कि प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य इस प्रकार के मानदंडों अथवा संस्तुतियों की भूमिका की प्रशंसा करने में नहीं चूकता। तो बोल रहा है कि अभी आप आगे पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्रकारवादी इस बात को काफ़ी संतुष्ट और तटस्थ रूप से लेता है और इसकी प्रशंसा करता है। अब क्वेश्चन आता है, प्रकारवादी क्या है? प्रकारवादी दोस्तों एक विचारधारा है जिसमें जो अध्ययन करता रहते हैं वो ये विचार करते हैं कि समाज जो है एक व्यवस्थित रूप से बनता है और ये समाज व्यवस्थित रूप से ही आगे चलना चाहिए, इनका मानना है। क्योंकि समाज में ऐसे विभिन्न स्थितियां होती हैं जिसको बनाए रखने के लिए जिसके माध्यम से इसे एक व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए। हर चीज़ को किसी कैटेगरी में बांटकर, हर लोगों को, वहाँ के रहने वाले लोगों को उनके हिसाब से उनको बांटकर, तो इस प्रकार प्रकारवादी अपना विचारधारा रखते हैं। ठीक है, वो अभी आगे समझाएगा, अभी आपको ये बुक में आप पढ़ेंगे तो आगे समझाएगा। फिर बोल रहा है, परंतु इन सब के प्रकार्यों को समाज की संपूर्णता के रूप में समझाता है, न कि उस संदर्भ में जहाँ प्रभावशाली समूहों द्वारा समाज को नियंत्रित किया जाता है। तो बोल रहा है कि जो प्रकारवादी है वो समाज की संपूर्णता के रूप में समझाता है, यानी कि ऐसा व्यवस्थित हो जहाँ पे सभी लोगों को समान दर्जा मिले और व्यवस्थित रूप से रहें। न कि वो ये समझाता है कि कोई प्रभावशाली समूह किसी के ऊपर अपनी प्रभुसत्ता हासिल करे या किसी भी चीज़ को अपने अनुसार परिवर्तित करके या उसे नियंत्रित करे। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझाता प्रकारवादी। प्रकारवादी से व्यवस्थित समाज के बारे में बताता है। फिर बोल रहा है, प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य का सरोकार मुख्य रूप से समाज में व्यवस्था की आवश्यकता से है। व्यवस्था की आवश्यकता से, जैसा कि मैंने अभी बताया, जिन्हें कुछ प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं, प्रकार्यात्मक अपेक्षा तथा पूर्वेच्छा कहा जाता है। ठीक है, ये विस्तृत रूप से उन शर्तों को पूरा करती हैं जो व्यवस्था के अस्तित्व के लिए आवश्यक है, इसलिए इन्हें अस्तित्व में बनाए रखा
जाता है और इनको नष्ट होने से बचाया जाता है। तो वही बोल रहा है कि जो प्रकार्यवादी है वो क्या करते हैं, कुछ अपेक्षा और पूर्वेच्छाएं रखते हैं और विस्तृत रूप से उन शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य करते हैं कि जो समाज को, एक संपूर्ण समाज को परिभाषित करता है। ठीक, वही कि ऐसा कुछ व्यवस्थित रहे कि इसका अस्तित्व बना रहे, इस समाज का अस्तित्व बना रहे, न कि कोई प्रभावशाली वर्ग या प्रभावशाली धर्म या प्रभावशाली जाति कोई भी अपने अधिकार, अपने कर्तव्य किसी दूसरे के ऊपर न थोपे और ऐसा करके वो इसे नष्ट न करे। ठीक है, तो प्रकार्यवादी ऐसा चाहते हैं। तो यहाँ को एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे नए सदस्यों का सामाजिकरण, संचार की साझा प्रक्रिया, व्यक्ति की भूमिका निर्धारण के तरीके। ठीक है, तो ये इन माध्यम से प्रकारवादी बताते हैं कि ये सब माध्यम से एक व्यवस्थित रूप से समाज बनाया जा सकता है। जैसे नए सदस्य की सामाजिकरण करना, संचार की साझा प्रक्रिया बनाना, व्यक्ति की भूमिका निर्धारण करना। ठीक है, अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किस प्रकार प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य इस तथ्य पर आधारित है कि समाज के विभिन्न भागों का एक प्रकार अथवा भूमिका होती है जो संपूर्ण समाज के प्रकार्यात्मक के लिए जरूरी होती है। इस संदर्भ में सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष को प्रत्येक समाज की सार्वभौमिक विशेषता के रूप में देखा जा सकता है। तो ये बोल रहा है कि जैसे कि आप जानते हैं प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य क्या है, इस तथ्य पर आधारित कि समाज के विभिन्न भागों को एक प्रकार अथवा भूमिका होती है। ठीक है, समाज के विभिन्न भागों का एक क्या होता है, एक प्रकार होता है, एक भूमिका होती है, यानी एक व्यवस्था होता है कि किसी समाज को कैसे चलना है। ठीक है, ये बोल रहा है जो संपूर्ण समाज के प्रकारात्मक के लिए जरूरी होता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी समाज को चलाना है तो वहाँ पर व्यवस्था, हर प्रकार की सुख सुविधा रहना आवश्यक है। ठीक, तो फिर बोल रहा है प्रतियोगिता, अब बोल रहा है कि इस संदर्भ में, यानी इस संदर्भ में सहयोग, प्रतियोगिता तथा संघर्ष को प्रत्येक समाज की सार्वभौमिक विशेषता के रूप में देखा जा सकता है। यानी कि अगर जहाँ पर ऐसी व्यवस्था रहेगी तो वहाँ पे आपको सहयोग, संघर्ष और प्रतियोगिता, ये सब सार्वभौमिक मतलब हर जगह, हर समाज में आपको देखने को मिलेगी और ऐसा उनके विशेषता के अंतर्गत आता है। फिर बोल रहा है जो समाज में रहने तथा इच्छा पूर्ति करने वाले विभिन्न व्यक्तियों की अनिवार्य अंतःक्रियाओं का परिणाम है। यानी कि जो समाज में रहने तथा इच्छा पूर्ति करने वाले विभिन्न व्यक्तियों की अनिवार्य अंतःक्रियाओं का परिणाम है। यानी ये जो सहयोग, संघर्ष और प्रतियोगिता, ये जो है वो क्या है, समाज में रहने वाले इच्छा पूर्ति करने वाले व्यक्तियों का क्या है, अनिवार्य अंतःक्रियाओं का परिणाम है। यानी ये एक दूसरे से मिले जुले हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फिर बोल रहा है चूंकि इस परिप्रेक्ष्य का मुख्य बिंदु व्यवस्था को बनाए रखना है, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष को इस दृष्टि से भी समझा जाता है। यानी प्रकारवादी जो क्या है, यही है ना कि सभी समाज में व्यवस्था बनाए रखना। तो इसमें क्या होता है, संघर्ष और सहयोग को इस दृष्टि से समझा जाता है कि अधिकतर स्थितियों में ये बिना ज़्यादा हानि और कष्ट के सुलझ जाते हैं तथा साथ ही ये समाज की भी विभिन्न प्रकार से मदद करते हैं। यानी ये जो सहयोग और संघर्ष जो जितने भी कुछ उत्पन्न होते हैं प्रकारवादी विचारधारा के माध्यम से, यानी एक व्यवस्था के माध्यम से, ये जो छोटे मोटे जो हानि या स्थितियाँ ऐसी कुछ बन जाती हैं वो क्या होती हैं, अपने में ही सुलझ जाती हैं। सिर्फ एक व्यवस्था के माध्यम से ही ऐसा हो पाता है। ठीक, आगे देखते हैं क्या करा है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों ने यह भी दिखाया कि किस प्रकार मानदंडों तथा सामाजिकरण के प्रतिरूप अधिकतर इस बात का ध्यान रखते हैं कि एक विशेष सामाजिक प्रणाली सतत बनी रहे, चाहे वह एक विशेष समूह के हितों की विरोधी ही क्यों न हो। तो बोला कि समाजशास्त्रीय अध्ययन में यह भी दिखाया जाता है, जो समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं उसमें ये दिखाते हैं कि सामाजिकरण के प्रतिरूप अधिकतर इस बात का ध्यान रखते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, समाज की प्रणाली जो है वो हमेशा की तरफ बनी रहे। यानी समाज में जो व्यवस्था है हमेशा की तरफ बना रहे, भले ही कुछ विरोधी क्या कहते हैं कि भले ही विशेष समूह के हितों की विरोधी क्यों न हो। यानी कि ऐसा करने से भले ही कुछ वर्ग डिस्टर्ब हो जाए तो ठीक है, लेकिन समाज में सभी व्यवस्था जो है वो सतत रूप से बनी रहे और इसकी प्रणाली निरंतर चलती रहे। सिर्फ किसी खास एक वर्ग के लिए हम इस व्यवस्था को ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये बोल रहा है अंत में कि दूसरे शब्दों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष के आपसी संबंध अधिकतर जटिल होते हैं तथा ये आसानी से अलग नहीं किए जाते। यानी कि अगर आपको किसी समाज में सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष देखने को मिलते भी हैं तो क्या है, ये आपसी संबंध है, ये आपको हर समाज की विशेषता है, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जहाँ पर समाज में व्यवस्था स्थापित रहती है उसके माध्यम से इन सब सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष को खत्म किया जा सकता है आपसी मिलाव से। ठीक है, फिर बोल रहा है यह समझने के लिए कि सहयोग और संघर्ष किस प्रकार अनुलग्निक तथा बाध्य है एवं स्वैच्छिक सहयोग में क्या अंतर है, आइए अपने जन्म नेटल के परिवार में संपत्ति पर स्त्री का अधिकार जैसे विवादास्पद मुद्दे पर नजर डालें।
अब देखिए क्या बोल रहा है कि कैसे सहयोग और संघर्ष कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं एक परिवार की संपत्ति पर स्त्री के अधिकार के माध्यम से, ये बता रहा है। तो बोल रहा है समाज के विभिन्न हिस्सों में ये जानने के लिए कि जन्म की संपत्ति के संबंध में उनका क्या दृष्टिकोण है, एक अध्ययन किया गया। समाजशास्त्र परिचय देखिए, स्त्रियों की एक अच्छी खासी संख्या ने चैप्टर नंबर 2 में दोस्तों ये बताया गया है कि किस प्रकार स्त्रियों का एक तबका होता है जिसमें स्त्रियां अपने धन के लिए मतलब धन को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होती हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो धन को स्वीकार करती हैं, लेकिन कुछ लोग उसे जानबूझ के छोड़ देती हैं ताकि वो नहीं चाहती कि परिवार में उनको एक नीचे या घृणा नज़र से देखा जाए। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोल रहा है कि स्त्रियों की एक अच्छी खासी संख्या ने यानी 41.7% संपत्ति के अपने अधिकार पर बोलते हुए अपनी बेटी के प्रेम तथा बेटी के लिए अपने प्रेम के विषय को उठाया है। ठीक है, फिर बोले परंतु इस विषय पर भावनात्मक न होकर आशंका पर बल देते हुए कहा कि वे संपूर्ण अथवा अंशतः किसी भी प्रकार का अपनी जन्म की संपत्ति पर दावा नहीं करेंगी, क्योंकि वे डरती थीं कि ऐसा करने से भाइयों के साथ उनके संबंधों में कड़वाहट आ जाएगी या भाभियां उनसे घृणा करने लगेंगी और परिणाम स्वरूप अपने पिता के घर उनका आना जाना बंद हो जाएगा। तो ये कुछ कारण थे जिसके माध्यम से वो अपने संपत्ति पर या अपने पिता के संपत्ति पर दावा नहीं करती थी, जिनके माध्यम से उनको लगता था कि कहीं ना कहीं उनके साथ बाद में इन फ्यूचर बुरा भी हो सकता है। फिर बोल रहा है यह दृष्टिकोण एक प्रभावशाली रूपक को दिखाता है। यह दृष्टिकोण एक प्रभावशाली रूपक को दिखाता है जहाँ एक और स्त्री संपत्ति से इनकार करती है तो दूसरी ओर एक स्त्री संपत्ति पर अपना हक जमाने वाली कंजूस तथा चालाक समझी जाती है। संवेदनाओं में एक करीबी संपर्क होता है तथा प्रतिवर्ती रूप में अपने जन्म के परिवार का एक भाग बने रहने तथा उसकी उन्नति में सहायक होने और मुसीबत की घड़ी में काम आने की इच्छा बनी थी। तो ये एक तरीके से बता रहा है कि किस प्रकार महिलाओं में ये चीज़ आ जाती है, यानी एक तरह से क्या है, संघर्ष भी है और सहयोग भी है। इसके माध्यम से दिखाया कि स्त्रियां क्या करती हैं कि अपने धन को वो नहीं मानती हैं, वो नहीं लेती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं बाद में उनके साथ बुरा होगा, उनके भाई लोग उनके घर पर अपने पिता से मिलने नहीं देंगे, या फिर अगर वो ले लेती हैं तो उनको चालाक या ऐसा कुछ समझा जाता है। तो इस तरीके से माध्यम से बताया गया। लेकिन कहीं ना कहीं स्त्रियाँ वो हमेशा किसी भी दुख सुख के लिए हमेशा खड़ी रहती हैं, अपने भाइयों के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, ताकि वो कोई भी सहयोग उनसे बन पड़े वो करती हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे धन संपत्ति का संघर्ष भी है, लेकिन साथ ही साथ सहयोग भी करती हैं। तो ये आपने इसके बीच में समझ गया। क्रियाकलाप को आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, इसमें आपको बताया गया है कि विचार कीजिए कि क्या इस विस्तृत मानक बाधाओं के कारण महिलाएं अपने आप को संघर्ष अथवा प्रतिस्पर्धा से अलग रखती हैं, तो आप जान गए क्यों रखती हैं, अथवा सहयोग देती हैं वो भी आप जान गए। क्या वे पुरुषों के उत्तराधिकार के मानदंड से सहयोग इसलिए करती हैं कि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो भाइयों प्रेम से वंचित हो जाएंगी? जी हाँ, ये सही बात है। अगले पृष्ठ बॉक्स में दिया गया गीत एक विशेष प्रांत का है, तो आप देख लीजिएगा गीत में क्या दिया गया है कि बाबुल मेरा नहर छूटो ही जाए पिता घर में। तो ये आपने गाना सुना होगा, इसे आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, आइए। बोला क्रियाकलाप 2 को समझने में मदद करेगा कि सहयोगात्मक व्यवहार को समाज के गहरे संघर्षों की उपज के रूप में भी देखा जा सकता है। एक मिनट, ये कहाँ से आ रहा है? हाँ, यहीं से तो है। क्रियाकलाप 2 आपको समझने में मदद करेगा कि सहयोगात्मक व्यवहार को समाज के गहरे संघर्षों की उपज के रूप में भी देखा जा सकता है, परंतु जब इन संघर्षों की खुलकर अभिव्यक्ति नहीं होती अथवा इन्हें खुली चुनौती नहीं दी जाती तो यह छवि बनती है और कहीं कोई संघर्ष नहीं है, केवल सहयोग ही विद्यमान है। तो ये बता रहा है कि ये जो स्त्रियों का पितृ संपत्ति के ऊपर किसी प्रकार का एक तरीके से आवाज़ न उठाना जो क्या है, वो एक खुलकर संघर्ष नहीं आता है सामने। जब खुलकर संघर्ष नहीं आता है तो क्या होता है, एक बस एक तरीके से एक चुनौती बन के रह जाता है, जो बाद में क्या होता है एक छवि बन जाती है कि हाँ स्त्रियाँ पहले नहीं लेती थी तो अब भी नहीं लेती। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको प्रेजेंट टाइम पे बता दूं तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश आ गया है कि पैतृक संपत्ति में उनके लड़की का भी हक रहेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा और इसे गूगल भी आप करके एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके, फिर बोल रहा है उपरोक्त परिस्थितियों को समझने के लिए प्रकार्यवादी व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं, जहां महिला अपने पितृ परिवार में संपत्ति के अपने अधिकार पर किसी प्रकार का दावा करना पसंद नहीं करेगी। यानी कि यहाँ प्रकार्यवादी जो है वो बोल रहे हैं कि यही तो समाज की व्यवस्था है कि जहाँ पर स्त्रियाँ अपने लिए अपने पितृ की संपत्ति के लिए क्या करती हैं, दावा नहीं करती हैं। ये भी एक प्रकार का व्यवस्था है। ठीक, संघर्षों के रहते हुए भी समझौता एवं सह अस्तित्व की कोशिश के रूप में इसे देखा जा सकता है। तो बोला कि इस प्रकार के इसे कैसे देखा जाता है, संघर्षों के रहते हुए भी समझौता एवं सह अस्तित्व की कोशिश के रूप में इसे देखा जा सकता है। फिर बोल रहा सहयोग तथा श्रम विभाजन। अब देखिए क्या है, सहयोग का विचार मानव व्यवहार की कुछ मान्यताओं पर आधारित है। सहयोग का विचार मानव व्यवहार यानी अगर आपके मानव व्यवहार में अगर
थोड़ा सा भी सहयोग के लिए योगदान रहेगा तो आप ज़रूर सहयोग करेंगे किसी का भी बिना सोचे हुए। ठीक, अगर आपके अंदर वो नहीं रहेगा भावना तो आप नहीं करेंगे। तो ये बोला मानव व्यवहार कुछ मान्यताओं पर यह तर्क दिया जाता है कि मनुष्य के सहयोग के बिना मानव जाति का अस्तित्व कठिन हो जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज़ का उत्पादन करते हो तो आप अपने ही लिए सिर्फ रखोगे तो कैसे हो पाएगा। जैसे मान लो अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा ज़मीन है, आप उस पर आम का खेती कर रहे हो, अगर आम का खेती किया, आप उग गया, आप उसे बेच नहीं रहे हो, अपने पास स्टोर करके रखे हो, या तो वो ख़राब हो जाएगा या तो आप खाओगे। अगर आप उसे नहीं बेच रहे हो तो क्या होगा, तो और अन्य तबका जो रहेगा, समाज के जो अन्य लोग रहेंगे उससे वंचित होंगे, तो क्या होगा, एक तरीके से वो चल नहीं पाएगा और आपका भी तो नुकसान ही होगा एक तरीके से। वो सामान रखे रखे ख़राब हो जाएगा। अगर आप वही बेच देते तो आपको भी प्रॉफिट हो जाता। तो ना आप चल पाओगे ना वो लोग चल पाएंगे। तो यही बात है कि मनुष्य के सहयोग के बिना मानव जाति का अस्तित्व कठिन हो जाएगा। आगे यह तर्क दिया जाता है कि यहाँ तक कि जानवरों की दुनिया में भी हम सहयोग के प्रमाण देख सकते हैं, वे चाहे वे चींटियाँ हों, मधुमक्खियाँ हों अथवा स्तनपायी पशु। परंतु पशुओं की दुनिया से तुलना सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए। हम समाजशास्त्र की दो भिन्न सैद्धांतिक परंपराओं का प्रयोग इस बिंदु के विश्लेषण के लिए करेंगे जिनका एमिल दुर्खैम तथा कार्ल मार्क्स ने प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, अधिकतर समय समाजशास्त्र में इस मान्यता को सहमति नहीं मिली कि मनुष्य का स्वभाव घिनौना तथा क्रूर होता है। एमिल दुर्खैम ने इस दृष्टिकोण की आदिम मानव जाति एकमात्र उत्तेजना यही थी कि उनकी भूख तथा प्यास की हमेशा पूरी संतुष्टि हो के विपक्ष में इस प्रकार तर्क दिया। तो देखिए क्या तर्क दिया, बोल रहे हैं, ऐसे विचारों ने नैतिक जीवन के आवश्यक अवयवों को नज़रअंदाज किया। वे हैं संयमित प्रभाव का प्रयोग जो समाज अपने सदस्यों पर करता है, जो उनके अस्तित्व तथा चुनाव के संघर्ष की पार्श्विक क्रिया को संयमित तथा शून्य कर देता है। जहाँ कहीं भी समाज है वहाँ पर परार्थवाद है, क्योंकि वहाँ वहाँ एकता है। अतः हम परार्थवाद को मनुष्यता के प्रारंभ से ही देखते हैं और यहाँ तक कि असंयमित रूप से भी में भी देखते हैं। तो दुर्खैम द्वारा दोस्तों ये बोला गया कि जो पहले का समाज था कि आदिम मानव जाति एकमात्र उत्तेजना यही थी कि उनकी भूख तथा प्यास की हमेशा पूरी संतुष्टि हो। तो इस बात को इस तर्क में इन्होंने वितर्क किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जो आदिम मानव समाज था वो मानता हूँ कि असभ्य रहा होगा, क्योंकि उस समय क्या था कि ये सब नहीं था, क्या कहते हैं, किसी का सहयोग करना नहीं था। वो जो आदि मानव समाज था उतना सभ्य नहीं था, तो वो अपने लिए ही सोचता था और अपनी संतुष्टि के बारे में सोचता था। लेकिन जो आज का मानव है, जो आधुनिक मानव है, वो क्या करता है कि एक तरीके से सहयोग करता है। ठीक है, उनका कहना है कि जहाँ कहीं भी समाज है वहाँ पर परार्थवाद है। परार्थवाद मतलब दोस्तों कि बिना किसी लाभ के किसी दूसरों का हित करना। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अभी क्या है कि जहाँ कहीं भी समाज है वहाँ पर परार्थवाद है, क्योंकि वहाँ एकता है। अतः हम परार्थवाद को मनुष्यता के प्रारंभ से ही देखते हैं और यहाँ तक कि असंयमित रूप में भी। ठीक है, तो ऐसा उनका मानना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अब का जो समाज है वो काफ़ी बदल रहा है और वहाँ के लोग भी बदल रहे हैं और एक दूसरे के लिए हमेशा सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। दुर्खैम के लिए एकता समाज का नैतिक बल है। दुर्खैम के लिए एकता समाज का नैतिक बल है तथा यह सहयोग और इस तरह समाज के प्रकारों को समझने के लिए बुनियादी अवयव है। श्रम विभाजन की भूमिका जिसमें सहयोग निहित है यथार्थ रूप से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। श्रम विभाजन एक ही समय में जहाँ प्रकृति का नियम है वहीं दूसरी ओर मनुष्य व्यवहार का नैतिक नियम भी है। तो बोल रहा है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया दुर्खैम ने कि किस प्रकार मानव सहयोग जो श्रम विभाजन है किस प्रकार से परार्थवादी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलता है कि मानव एक दूसरे का सहयोग करते हैं। तो श्रम विभाजन में क्या होता है कि हम लोग जैसे कि औरत है तो उनको कोई छोटा मोटा काम देंगे और मर्द लोगों को कोई कठिन कार्य देते हैं। तो क्या हुआ, एक तरीके से सहयोग वाली भावना तो है महिलाओं को लेकर और पुरुषों को लेकर कि वो हट्टे कटने तो ज़्यादा काम करेंगे और कठिन वाला काम करेंगे, जो महिलाएं रहेंगी वो थोड़ा कम मेहनत वाले काम करेंगी। ठीक है, तो ये बोला कि श्रम विभाजन एक ही समय में जहाँ प्रकृति का नियम है वही दूसरी ओर मनुष्य व्यवहार का नैतिक नियम भी है। फिर बोल रहा है, दुर्खैम ने यांत्रिक तथा सावयवी एकता में अंतर स्पष्ट किया जो क्रमशः पूर्व औद्योगिक तथा जटिल औद्योगिक समाजों की विशेषता थी। अब देखिए दुर्खैम ने यांत्रिक अथवा सावयवी एकता में अंतर कैसा स्पष्ट किया है। बोल रहे हैं कि यांत्रिक एकता संहिता एक रूप है जो बुनियादी रूप से एक रूपता पर आधारित है। जो यांत्रिक संहति है, यांत्रिक संहति मतलब दोस्तों जो मशीनी वर्क होता है ना, जहाँ पर मशीन वाला काम हो रहा है, वहाँ के जो श्रमिक होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें एक रूपता का, वहाँ का जो श्रम है वो एक रूपता पर आधारित है। इस समाज के अधिकांश सदस्य एक जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। कम से कम विशिष्टता अथवा श्रम विभाजन को हमेशा आयु तथा लिंग से जोड़ा जाता है।
यह समाज की मुख्य विशेषता है। इन समाज के सदस्य परस्पर अपनी मान्यताओं तथा संवेदनाओं, अंतर्विवेक तथा चेतना से जुड़े होते हैं। तो ये बोल रहा है कि ये जो यांत्रिक संहति है उसमें क्या होता है कि वहाँ का व्यक्ति कम से कम विशिष्टता अथवा श्रम विभाजन को हमेशा क्या करता है, आयु और लिंग से जोड़ता है। यानी कि जो आयु है उसके हिसाब से वहाँ पे काम दिया जाएगा, लिंग के हिसाब से किसी काम को विभाजित किया जाएगा, ठीक है। और बोला जाता है कि यहाँ के सदस्य जो हैं वो परस्पर अपनी मान्यताओं तथा संवेदनाओं, आंतरिक विवेक तथा चेतना से जुड़े हुए होते हैं और इसी के माध्यम से वे एक दूसरे का सहयोग भी कर पाते हैं। फिर बोला सावयवी एकता क्या है। सावयवी एकता सामाजिक संहति का वह रूप है जो श्रम विभाजन पर आधारित है तथा जिसके फलस्वरूप समाज के सदस्यों में यह निर्भरता है। जैसे जैसे व्यक्ति विशिष्टता हासिल करता है वैसे वैसे दूसरे पर अधिक निर्भर होता जाता है। तो जो एक सावयवी एकता समाज, जो सावयवी सहायता है, यांत्रिक सहायता तो आपने देख लिया। अब सावयवी सहायता जो है वो एकता सामाजिक संहति का रूप है। एकता सामाजिक संहति का रूप मतलब कि ये एक समाज के तरीके से प्रयोग किया जाएगा और इसमें एक समाज के वर्ग एक समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे की किस प्रकार मदद करते हैं इसके बारे में इसमें बताया गया है। वो यांत्रिक जो था वो औद्योगिकरण के मामले में था, यानी उद्योग में जो काम हो रहे हैं उसके मामले में था। लेकिन जो सावयवी संहति है इस समाज के बारे में है कि किस प्रकार एक समाज में लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ही बोल रहा है कि जैसे जैसे व्यक्ति विशिष्टता हासिल करता है वैसे वैसे दूसरे पर अधिक निर्भर होता जाता है। कृषि आधारित जीविका में लगा एक परिवार अपने जैसा काम करने वालों की थोड़ी या बगैर किसी मदद के जीवित रह सकता है, परंतु कपड़ा अथवा उद्योग में लगा व्यापारी अन्य विशिष्ट कर्मचारियों के बिना जीवित नहीं रह सकता जो उसकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं। तो वही बोल रहा है कि अगर कोई परिवार है जो कृषि क्षेत्र में लगा हुआ है तो क्या करेगा, अपना जीवन बिता लेगा खा पी कर। लेकिन जो व्यापार कपड़े के या किसी अन्य कारखाने या उद्योग में लगा हुआ है वो कैसे अपने पेट भर पाएगा। यही जरूरी हो जाता है कि लोग एक दूसरे की मदद करें। तो कपड़ा उद्योग वाला किसानों को कपड़ा दे, किसान उसको क्या कहते हैं, अनाज दे, ठीक है। तो ये बोला कि उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करते हैं वो एक दूसरे को। फिर बोल रहे कार्ल मार्क्स भी मनुष्य जीवन तथा पशु जीवन में अंतर स्पष्ट करते हैं। जहाँ दुर्खाइम पदार्थवाद तथा एकता को मानव दुनिया का विशिष्ट लक्षण मानते वहीं मार्क्स चेतना पर बल देते हैं। तो बोल रहा है कि जो कार्ल मार्क्स हैं वो क्या करते हैं, वो चेतना पर बल देते हैं। दुर्खाइम क्या थे, वो एकता और पदार्थवाद पर बल दे रहे थे। जहाँ पर एक समाज हो, व्यवस्थित रूप से हो, वहाँ पर लोग एकता में रहें, एक दूसरे की मदद करें, ठीक है। वहीं कार्ल मार्क्स क्या कर रहे हैं, चेतना पर बल दे रहे हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं देखिए, वो बोल रहे हैं मनुष्यों तथा पशुओं में अंतर चेतना, धर्म तथा किसी अन्य वस्तु के आधार पर किया जा सकता है। जैसे ही वे अपनी आजीविका के साधन उत्पन्न करने लगते हैं वे स्वयं को पशुओं से भिन्न समझना प्रारंभ कर देते हैं। यह प्रयास उनके भौतिक संगठन द्वारा निश्चित होता है। तो बोल रहे हैं कि जैसे पशुओं और मनुष्य और पशुओं में क्या होता है, चेतना, धर्म तथा किसी अन्य वस्तु के आधार पर अंतर किया जाता है, ठीक है। जैसे मनुष्य और जानवर में कैसे अंतर कर पाएंगे आप, जाहिर सी बात है, मनुष्य चिंतनशील होता है और जानवर चिंतनशील नहीं होता है। तो उसके आधार पे इसे बांटा गया है कि किस प्रकार मानव जब कोई कार्य या आजीविका का काम नहीं करता है या अपने पेट नहीं पाल पाता है तो क्या होता है, एक प्रकार से जानवर के बराबर होता है। वो कुछ जब कोई मानव कुछ नहीं कर रहा है तो एक तरीके से जानवर के बराबर। लेकिन वहीं जब वो आजीविका का साधन जुटा लेता है तो वही बताया, जब आजीविका के साधन उत्पन्न करने लगते हैं तो वे स्वयं को पशुओं से भिन्न समझना प्रारंभ कर देते हैं। यह प्रयास उनके भौतिक संगठन द्वारा निश्चित होता है, ठीक है। आजीविका के साधनों के उत्पादन से मनुष्य परोक्ष रूप से अपने भौतिक जीवन को प्रजनित करता है। तो मार्क्स का विचारधारा यही है कि जो मनुष्य है जो चिंतनशील है, अगर वो अपने आजीविका के साधन उत्पन्न कर लेता है तो पशुओं से अलग हो जाता है, नहीं तो वो एक पशु के बराबर ही है। फिर बोल रहे मार्क्स का उपयुक्त कथन कठिन लग सकता है, वास्तव में सही बात है, परंतु सहयोग मनुष्य जीवन को पशु जीवन से किस प्रकार अलग करता है को समझने में मदद करेगा। मनुष्य केवल सहयोग के लिए समायोजन तथा सामंजस्य नहीं करते बल्कि इस प्रक्रिया में समाज को बदलते भी। उदाहरण के लिए सदियों से पुरुषों तथा महिलाओं ने प्राकृतिक बाध्यताओं में अपने आप को समायोजित किया है। विभिन्न तकनीकी आविष्कारों ने मनुष्य के जीवन को ही नहीं बदला है बल्कि समय के साथ प्रकृति को भी बदल दिया है। इस प्रकार से मनुष्य सहयोग करते हुए निष्क्रिय रूप से केवल समायोजन और सामंजस्य ही नहीं करते बल्कि उस प्रकृति तथा सामाजिक संसार को भी बदल देते हैं जहां वे समायोजन करते हैं। तो यहाँ बता रहे कार्ल मार्क्स कि किस प्रकार मनुष्य जो है वो जैसे
एक दूसरे का मदद तो पशु भी करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की मदद तो पशु भी करते हैं, लेकिन मानव में एक अंतर ये है कि मानव एक दूसरे के सहयोग के साथ साथ एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करते हैं, यानी मेलजोल भी बढ़ाते हैं, और प्राकृतिक को क्या करते हैं, उसे बदलते हैं, ठीक है। जो भी नियम कानून है उसे बदलते चलते हैं और प्राकृतिक के अनुसार ढलते चलते हैं, और जो भी उचित लगता है समाज में वो स्थापित करते जाते हैं। तो ये बोल रहा है कि केवल निष्क्रिय रूप से केवल निष्क्रिय रूप से केवल समायोजन और सामंजस्य नहीं करते, बल्कि उस प्राकृतिक तथा सामाजिक संसार को भी बदल देते हैं जहाँ वे समायोजन करते हैं। फिर बोल रहे हैं, हमने पिछली पुस्तक समाजशास्त्र परिचय में संस्कृति पर एक अध्याय में देखा कि किस प्रकार भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अनुभवों के कारण अंग्रेजी भाषा के साथ समायोजन, सामंजस्य तथा सहयोग करना पड़ा था, लेकिन इस प्रक्रिया में इंग्लिश का उद्भव एक जीवित सामाजिक यथार्थ है। यानी एक तरीके से उदाहरण देके बता रहा है कि सामंजस्य जो है वो हमें कब देखने को मिला, तो जब ब्रिटिश शासन था हमारे यहाँ, तो भारतीय लोग क्या थे, वो पढ़ते थे और अंग्रेजी में बात भी करते थे, तो एक तरीके से वो सामंजस्य स्थापित करते थे समाज में, ठीक है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बात यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि मानव जो है वो पशुओं से किस प्रकार भिन्न है। फिर बोल रहा है, यद्यपि दुर्खाइम ने प्रकार्यवादी संदर्भ पर तथा मार्क्स ने संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में सहयोग पर बल दिया, परंतु दोनों के विचार अलग हैं। मार्क्स के अनुसार ऐसे समाज में जहाँ वर्ग विद्यमान है वहाँ सहयोग स्वैच्छिक नहीं होता। उनका तर्क है, सामाजिक शक्ति अर्थात बहुस्तरीय उत्पादक शक्तियाँ जिनका उद्भव विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग तथा श्रम विभाजन द्वारा होता है, इन व्यक्तियों को लगता है कि उनका सहयोग स्वैच्छिक न होकर स्वाभाविक होता है। यह स्वयं की सम्मिलित ताकत का परिणाम न होकर एक अनजान ताकत का परिणाम है जो उनके बाहर स्थित है। मार्क्स ने अलगाव शब्द का प्रयोग श्रम की मूर्ति, अंतर्वस्तु तथा श्रम के उत्पाद पर मजदूरों के नियंत्रण में कमी के संदर्भ में किया है। दूसरे शब्दों में, मजदूर अपने कार्य को किस प्रकार व्यवस्थित करें इस पर उनका नियंत्रण नहीं होता, और इसी प्रकार वे अपने श्रम के उत्पादन पर से भी अपना नियंत्रण खो देते हैं। हम यहाँ दो विपरीत उदाहरणों की चर्चा कर सकते हैं। तो आइए पहले ऊपर समझ लेते हैं, ऊपर क्या कर रहा है। ऊपर यहाँ से तो जो दुर्खाइम में उनका जो विचारधारा है वो क्या है, वो एक तरीके से प्रकार्यवादी संदर्भ पर, और मार्क्स जो है वो संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में सहयोग पर बल देते हैं, परंतु दोनों के विचार अलग अलग हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। मार्क्स के अनुसार ऐसे समाज में जहाँ वर्ग विद्यमान है वहाँ सहयोग स्वैच्छिक नहीं होता है। मार्क्स कहना चाह रहे हैं कि जहाँ पर जो समाज वर्ग में विभाजित है वहाँ पर क्या होता है, कोई भी सहयोग जो होता है वो स्वैच्छिक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सामाजिक शक्ति अर्थात बहुस्तरीय उत्पादक शक्तियाँ जिनका उद्भव विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग तथा श्रम विभाजन द्वारा होता है, इन व्यक्तियों को लगता है कि उनका सहयोग स्वैच्छिक न होकर स्वाभाविक है। यानी कि जो सामाजिक शक्ति हैं, यानी जो उच्च तबके के लोग हैं या बहुस्तरीय उत्पादक कंपनियां हैं, जिनका उद्भव क्या हुआ है, छोटे श्रमिकों के माध्यम से ही हुआ, तो उनको क्या लगता है कि इन व्यक्तियों को लगता है कि उनका सहयोग स्वैच्छिक न होकर स्वाभाविक है, यानी कि वो स्वयं इच्छा से वो सहयोग नहीं करेंगे, वो सहयोग हो जाएगा। यानी अगर वो अपने कंपनी में किसी को जॉब दे रहे हैं, किसी को काम पर रख रहे हैं या किसी मजदूर को श्रम दे रहे हैं, तो क्या होगा कि वो अपने एक कार्य की वजह से वो दे रहे हैं, यानी वो एक स्वाभाविक हो जाता है एक तरीके से, न कि वो अपने इच्छा अनुसार उसकी मदद कर रहे हैं, ठीक है। फिर बोल रहा है, यह स्वयं की सम्मिलित ताकत का परिणाम न होकर एक अनजान ताकत का परिणाम जिसके बाहर स्थित है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं, मार्क्स ने अलगाव शब्द का प्रयोग श्रम की मूर्त, अंतर्वस्तु तथा श्रम के उत्पाद पर मजदूरों के नियंत्रण में कमी के संदर्भ में किया है। यानी जो मार्क्स हैं वो अलगाव शब्द का प्रयोग किसके रूप में किया है, श्रम के मजदूरों पर नियंत्रण में कमी के संदर्भ में, ठीक है। जैसे श्रम के उत्पाद पर मजदूरों के नियंत्रण में कमी के संदर्भ में किया है। दूसरे शब्द में क्या बताना है कि मजदूर अपने कार्य को किस प्रकार व्यवस्थित करे इस पर उनका नियंत्रण नहीं होता, और इसी प्रकार वे अपने श्रम के उत्पादन पर से भी अपना नियंत्रण खो देते हैं। यानी वे कहना चाह रहे हैं कि जो श्रमिक होता है मजदूर अपने कार्य को किस प्रकार व्यवस्थित करे उस पर उनका नियंत्रण नहीं रहता है, ठीक है। कैसे कार्य करना है वो मालिक ही बताएंगे, और इसी प्रकार वे अपने श्रम के उत्पादन पर से भी अपना नियंत्रण खो देते हैं। यानी कितना उत्पादन करना है वे भी उनके ऊपर नहीं रहता है। यानी जब आपको व्यवस्था ही नहीं पता रहेगा कि कैसे करना है, तो आप ये भी नहीं जान पाओगे कि कितना करना है। तो वही बोल रहा है कि हम यहाँ दो विपरीत उदाहरणों की चर्चा कर सकते हैं। संतुष्टि तथा सृजनात्मकता का भाव जो एक बुनकर या कुम्हार या लुहार को अपने काम से मिलता है, तथा दूसरी ओर एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर जिसका एकमात्र कार्य पूरे दिन
में लीवर खींचना या बटन दबाना होता है। तो वही दो लोग का उदाहरण दे रहा है, कुम्हार या लुहार। देखो दोस्तों, कुम्हार और लुहार जो होते हैं उनको पता रहता है कि उनको कैसे काम कर रहे हैं और कितने मात्रा में काम करना है, ठीक है। लेकिन वही जो एक श्रमिक रहता है, किसी उद्योग का श्रमिक रहता है, उसके अंदर में सिर्फ यही काम रहता है कि बटन दबाओ और लीवर खींचो, किसी सामान को उठा के यहाँ से वहाँ रखो, बस आदेश के अनुसार कार्य करता है। लेकिन वही कुम्हार, उसको पता रहता है कितनी मिट्टी लानी है, कितने मात्रा में उसे अपने उसके वस्तु बनाने हैं। लोहार जो रहता है कितने मात्रा में लोहा लाना है, उसको किस किस आकार में ढालना है, तो उन लोगों को पता रहता है। लेकिन एक श्रमिक को पता नहीं रहता है, वो पूरे दिन क्या करता है, बस एक बटन दबाता है, लीवर खींचता है। तो इस प्रकार से क्या किया कार्ल मार्क्स ने, उनको अलग कर दिया दो दो विचारधारा के रूप में। एक तो पहला कि वस्तु को उत्पादन की व्यवस्था उनको नहीं पता रहती है, और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है ये भी नहीं पता रहता है। तो फिर बोल रहे हैं इन हालतों में सहयोग आरोपित होता है, इन हालतों में सहयोग आरोपित होता है। खत्म। तो वही बोला कि इनका क्या होता है, इन हालत में सहयोग आरोपित होता है, यानी कि इस मामले में आप कोई सहयोग इनको नहीं कर सकते हैं। यानी इसमें जो भी सहयोग होगा वो क्या होगा, स्वाभाविक होगा, ना कि स्वैच्छिक, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, प्रतिस्पर्धा अवधारणा एवं व्यवहार के रूप में। देखिए, प्रतिस्पर्धा अवधारणा एवं व्यवहार के रूप में। अब प्रतिस्पर्धा कैसी है, अवधारणा और व्यवहार के रूप में है। तो देखिए बोल रहे हैं कि जैसा कि सहयोग के विषय में हुआ, प्रतियोगिता की संकल्पना इस विचार के साथ आगे बढ़ती है कि प्रतिस्पर्धा विश्वव्यापी तथा स्वाभाविक है। जाहिर सी बात है, आज हमें हर जगह पे प्रतिस्पर्धा देखने को मिलता है, वो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई बिजनेस हो, कोई लेवल पर कोई भी कार्य हो, उसमें आपको प्रतिस्पर्धा देखने को मिल जाएगी। इसलिए बोल रहा है ये विश्वव्यापी तथा स्वाभाविक है। हम यह जान चुके हैं कि किस प्रकार समाजशास्त्र की व्याख्या प्रकृतिवादी व्याख्या से भिन्न है। अतः जहाँ यह आवश्यक है कि एक सामाजिक तत्व के रूप में प्रतिस्पर्धा को समझा जाए, जिसका समाज में उद्भव हुआ है तथा एक निश्चित ऐतिहासिक समय में यह प्रभावी रही है, समकालीन समय में यह सर्वमुख विचार है तथा अधिकतर ये समझना मुश्किल होता है कि कहीं ऐसा समाज हो सकता है जहाँ प्रतिस्पर्धा एक मार्गदर्शक ताकत न हो। तो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रतिस्पर्धा जो है उसको एक तरीके से समाज के उद्भव के रूप में देखना चाहिए, ठीक है। और ये उद्भव आज से नहीं, ऐतिहासिक रूप से चलते आ रहा है, यानी प्राचीन समय से ही ये प्रतिस्पर्धा चलती आ रही है। और वर्तमान समय में ये जो प्रतिस्पर्धा है वो क्या है, सर्वप्रमुख विचार है। और अधिकतर यह समझना मुश्किल हो जाता है इसमें कि कहीं ऐसा समाज हो सकता है जहाँ प्रतिस्पर्धा एक मार्गदर्शक ताकत न हो। यानी कि ये बता रहा है कि कोई ऐसा समाज भी हो सकता है जहाँ पर प्रतिस्पर्धा न हो और वो एक तरीके से वहाँ को एक विस्तार रूप, उस समाज को विस्तार रूप प्रदान करने के लिए ऐसी कोई ताकत न हो। यानी कि अगर जब भी कोई समाज रहेगी तो वहाँ पर प्रतिस्पर्धा रहेगा और उस प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ही उस समाज का विस्तार हो पाएगा। तो ये बोल रहा है कि समकालीन समय में यह सर्वप्रमुख विचार है तथा अधिकतर यह समझना मुश्किल होता है कि कहीं ऐसा समाज हो सकता है जहाँ प्रतिस्पर्धा एक मार्गदर्शक ताकत न हो। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। फिर बोल रहा है यह दंत कथा एक स्कूल अध्यापक जो अपने अनुभव को अपने बच्चों के साथ अफ्रीका के एक पिछड़े स्थान से बता रहा है, हमारा ध्यान उस तथ्य की ओर आकर्षित करता है जहाँ प्रतिस्पर्धा को स्वयं समाजशास्त्री रूप में न कि स्वाभाविक वृत्ति के रूप में समझना था। यह दंत कथा अध्यापक की इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे दौड़ने की प्रतिस्पर्धा के विचार से प्रसन्न होंगे जहां विजेता को एक चॉकलेट इनाम के रूप में दिया जाएगा। आश्चर्य उनके सुझाव ने बच्चों में किसी प्रकार के उत्साह का संचरण नहीं किया, बल्कि दूसरी तरफ दुश्चिंता और दुख को बढ़ा दिया। जांच पड़ताल करने पर आगे बताया कि उनकी ऐसे खेलों में अरुचि जहां विजेता तथा पराजित होंगे। तो यहाँ पर एक बात की बोल रहा है कि किस प्रकार एक कहानी के माध्यम से समझाया कि एक स्कूल का अध्यापक है जो क्या करता है कि उनको एक प्रतिस्पर्धा के रूप में ढकेलता है। तो जब ढकेलता है तो उसमें बोलता है कि जीतने वाले को क्या मिलेगा, चॉकलेट मिलेगा, हारने वाले को कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि बच्चों के माइंड में एक तरीके से नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है कि यार हम हार जाएंगे तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, जो जीतेगा वो क्या होगा, चॉकलेट पा जाएगा। इसलिए सभी के मन में एक प्रकार से नेगेटिव थिंकिंग आ जाती है और किसी भी प्रकार से वो उत्साह की तरफ न जाकर एक निगेटिव विचारधारा की तरफ चले जाते हैं। निगेटिव के एक सेंस में कर सकते हैं कि दुश्चिंत, ठीक है, और उनके दुख को बढ़ा देता है। ऐसे कोई भी अवधारणा जो होती है जहाँ पे प्रतिस्पर्धा आता है वहाँ पे क्या होता है कि लोगों के मन के अंदर क्या होता है, दुश्चिंता और दुख को बढ़ाता है, ठीक है। फिर वही बोला जांच पड़ताल करने पर आगे बताया कि ऐसे खेलों में अरुचि है जहाँ विजेता तथा पराजित होंगे। तो वो बताया कि ऐसा जांच किया गया कि ऐसा क्यों हुआ। तो ऐसा पता चला कि उनके अंदर ये इन टाइप के खेलों में अरुचि है जिसमें ये हो कि कोई जीतेगा कोई हारेगा, ठीक है।
फिर कह रहा है यह उनके आनंद करने के विचार के विरुद्ध है। उनके लिए आनंद का विचार आवश्यक तौर पर सहयोग तथा सामूहिक अनुभव है, न कि प्रतिस्पर्धा जहाँ पुरस्कार कुछ लोगों को वंचित करता है। वही बात जो मैंने अभी बताया कि उनके अंदर क्या आनंद के विचार के विरुद्ध है। ठीक है, उनके अंदर उनके आनंद करने के विचार के विरुद्ध है। ये जो विचारधारा है प्रतिस्पर्धा वाला, उनके अंदर क्या है, आनंद के विचार के विरुद्ध है। और उनके लिए आनंद का विचार आवश्यक तौर पर सहयोग तथा सामूहिक अनुभव है, न कि प्रतिस्पर्धा। यानी उनको आनंद किस में आएगा, सामूहिक सहयोग पर और सामूहिक अनुभव पर। ठीक है, उनके माध्यम से ऐसे आनंद आएगा। लेकिन अगर वही आप प्रतिस्पर्धा और जो वहाँ पर प्रतिस्पर्धा करवाते हैं और कुछ पुरस्कार रखते हैं जिससे कुछ लोग जीतते हैं और कुछ लोग वंचित हो जाते हैं उस पुरस्कार से, तो वहाँ पे वे आनंद नहीं होते हैं। तथा एक अथवा कुछ को पुरस्कृत करता है तो इसके माध्यम से वो क्या होते हैं, दुश्चिंत हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक समाज सहयोग और क्या था, इधर अवधारणा कौन सा था, हम लोग अवधारणा एवं व्यवहार के रूप में, तो प्रतिस्पर्धा था वो, उसके बारे में बताया। ठीक है, कहाँ गए हम लोग, हाँ, समकालीन विश्व में प्रतिस्पर्धा एक प्रमुख मानदंड तथा परिपाटी है। शास्त्रीय समाज वैज्ञानिकों ऐसे जैसे एमिल दुर्कheim तथा कार्ल मार्क्स ने आधुनिक समाजों में व्यक्तिवाद तथा प्रतिस्पर्धा के विकास को एक साथ आधुनिक समाजों में देखा है। तो कार्ल मार्क्स और जो दुर्कheim हैं, उन्होंने क्या किया, आधुनिक समाज में क्या हुआ, व्यक्तिवाद और प्रतिस्पर्धा के विकास को एक साथ आधुनिक समाज में देखा है। यानी कि अब वो जो आधुनिक मानव है वो बराबर प्रतिस्पर्धा कर रहा है और अपनी निजी चीज़ों के लिए संघर्ष भी कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा देखा है। आधुनिक पूंजीवादी समाज जिस प्रकार कार्य करते हैं वहाँ दोनों का एक साथ विकास सहज है। यानी कि आधुनिक पूंजीवादी समाज जहाँ पर है, जिस प्रकार वो लोग कार्य करते हैं वहाँ पर रहकर, वहाँ दोनों का एक साथ विकास सहज है। यानी दोनों का, यानी जिससे वो प्रतिस्पर्धा करेंगे उससे और खुद से, वहाँ पर दोनों लोगों का विकास होगा। यहाँ अत्यधिक कार्यकुशलता तथा लाभ के कमाने पर बल दिया जाता है। जाहिर सी बात है, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, अत्यधिक लाभ, अत्यधिक कार्यकुशलता को कमाने पर क्या किया जाता है, बल दिया जाता है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। पूंजीवाद की मौलिक मान्यताएं हैं, तो वो कौन कौन सी मान्यता देख लीजिए। व्यापार का विस्तार करना, श्रम विभाजन, विशेषीकरण और बढ़ती उत्पादकता, ये इसकी मान्यताएं हैं। ठीक है, फिर बोल रहा है स्वधारणीय समृद्धि की ये प्रक्रियाएं पूंजीवाद के केंद्रीय विचार से बढ़ावा प्राप्त करती हैं। बाजार क्षेत्र में विद्यमान मुक्त प्रतिस्पर्धा में तार्किक व्यक्ति अपने लाभों को अधिक बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। तो ये बता रहे हैं कि किस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है कि एक मुक्त प्रतिस्पर्धा में तार्किक व्यक्ति, जो मुक्त प्रतिस्पर्धा होती है जहाँ पे किसी प्रकार का बंधन नहीं होता है, वहाँ पे क्या होता है, कोई व्यक्ति अपने लाभों को अधिक से अधिक बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है। ठीक है, अब बोल रहे हैं प्रतिस्पर्धा की विचारधारा पूंजीवाद की सशक्त विचारधारा है। प्रतिस्पर्धा की विचारधारा क्या है, पूंजीवाद की सशक्त विचारधारा। जाहिर सी बात है, जहाँ प्रतिस्पर्धा होगी वहाँ पूंजीवाद अपने आप स्थापित हो जाएगा। फिर बोल रहे हैं इस विचारधारा का तर्क है कि बाजार इस प्रकार से कार्य करता है कि अधिकतम कार्यकुशलता सुनिश्चित हो सके। उदाहरण के लिए प्रतिस्पर्धा ये सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक कार्यकुशल फर्म बची रहे। यानी कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो क्या करता है कि वो एक तरीके से अधिकतम कार्यकुशलता को बल देता है। यानी कि जो भी कोई कंपनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेगा वही टिका रहेगा इस अर्थव्यवस्था में, अदरवाइज जो नहीं करेंगे वो पिछड़ जाएंगे। और यही एक तरीके से प्रतिस्पर्धा का रूप ले लेता है। फिर बोल रहा है प्रतिस्पर्धा यह सुनिश्चित करती है कि अधिकतम अंक पाने वाले छात्र अथवा बेहतरीन छात्र को प्रसिद्ध कॉलेज में दाखिला मिल सके और फिर बेहतरीन रोजगार प्राप्त हो सके। इन सभी स्थितियों में बेहतरीन होना सबसे बड़ा भौतिक पुरस्कार सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक तरीके से क्या कहते हैं, पूंजीवाद को यहाँ पर भी लाया जा रहा है। एक जहाँ पर छात्र का उदाहरण देकर बता रहा है कि किस प्रकार एक अच्छा छात्र क्या अगर अच्छा अंक पा जाता है, यानी कार्यकुशलता उसकी अधिक रही होगी, वो ज़्यादा पढ़ रहा होगा, ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, तो जो ज़्यादा मेहनत करेगा ज़्यादा नंबर पाएगा, और जो ज़्यादा नंबर पाएगा वो अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाएगा मेरिट लिस्ट पे, और जब अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा तो अच्छा रोजगार पाएगा। ठीक है, तो इन सभी स्थितियों में बेहतरीन होना सबसे बड़ा भौतिक पुरस्कार सुनिश्चित करता है, जो कि पूंजीवाद की एक अवधारणा है। क्रियाकलाप 6 आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कह रहा है 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों को देने के सरकार के निर्णय पर भारत में जोरदार विवाद हुए। अब गारो पत्रिकाओं तथा टीवी पर इन विषय के पक्ष विपक्ष में दिए गए विभिन्न तर्कों को एकत्रित कीजिए। विद्यालय में ड्रॉप आउट की दर विशेषकर प्राइमरी विद्यालयों में पर जानकारी हासिल कीजिए। तो ये बता रहा है कि किस प्रकार आरक्षण दिया गया, 27% दिया गया अन्य पिछड़े वर्गों को, तो काफ़ी बवाल हो गया था। फिर अखबारों में ये पता करिए कि पक्ष तथा विपक्ष में
क्या कहते हैं इनके बारे में, SC/ST के बारे में पता करिए। फिर बोल रहा है कि विद्यालय में जो सरकारी विद्यालय हैं उसमें ड्रॉप आउट कितने हुए हैं, कितने लोगों को जोड़ा गया है, तो ये आप कर लीजिएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला ऐसे विचार कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, ऐसे विचार कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है को अन्य प्राकृतिकवादी व्याख्याओं की भांति आलोचनात्मक दृष्टि से समझना चाहिए, समझा जाना चाहिए। प्रारंभिक पुस्तक का पृष्ठ 9 देखिए। प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद के जन्म के साथ ही प्रबल इच्छा के रूप में फली फूली, यानी प्रतिस्पर्धा जो है वो किससे फली फूली? पूंजीवाद के जन्म के साथ ही। तो बोल रहा है कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है, ठीक है, वो नहीं चाहता कि हम किसी से पीछे रहें, वो हमेशा आगे की तरफ रहना चाहता है, ठीक है। वही बोला कि अन्य प्रकृतिवादी व्याख्याओं की भांति आलोचनात्मक दृष्टि से समझा जाना चाहिए, ठीक। फिर बोला प्रतिस्पर्धा पूंजीवाद के जन्म के साथ ही प्रबल इच्छा के रूप में फली फूली। अगले पृष्ठ पर बॉक्स में दिए गए गद्यांश को पढ़िए तथा परिचर्चा कीजिए, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है। J.S. मिल जैसे उदारवादियों ने यह महसूस किया कि प्रतिस्पर्धा के प्रभाव अधिकतर नुकसानदायक होते हैं। यद्यपि उन्होंने महसूस किया कि आधुनिक प्रतिस्पर्धा का विवेचन प्रत्येक की लड़ाई प्रत्येक के खिलाफ, लेकिन साथ ही यह सबके लिए लड़ाई है। यह इस अर्थ में कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा निम्नतम लागत पर अधिकतम उत्पाद है, इसमें भी आगे व्यक्तिवाद का समाज में तीव्र विस्तार एवं विभिन्न प्रकार के हित जो पूरे समूह के सदस्यों को एक साथ जोड़े रहते हैं। यह विचार तभी जीवित रहता है जब व्यक्ति पर प्रतिस्पर्धा मूलक संघर्ष की आवश्यकताओं को थोप दिया जाता है। तो यहाँ पे J.S. मिल जैसे उदारवादी महसूस कर रहे हैं कि प्रतिस्पर्धा क्या है, एक अधिकतर नुकसानदायक होता है। प्रतिस्पर्धा के माध्यम से क्या होता है, अधिकतर नुकसानदायक होता है। उन्होंने महसूस किया है कि आधुनिक प्रतिस्पर्धा का जो विवेचन है प्रत्येक की लड़ाई प्रत्येक के खिलाफ, यानी खुद की लड़ाई खुद से है। अब जितना भी मेहनत कर रहे हो आप उससे डबल करो, मतलब आप खुद से मेहनत करो, हमेशा एक कदम आगे रहो। कोई भी चीज़ कर रहे हो उससे अगले दिन उससे एक कदम आगे बढ़ के करो। तो वही बता रहा है कि प्रतिस्पर्धा किस प्रकार से एक नुकसानदायक है, लेकिन उसके माध्यम से क्या होता है कि निम्नतम लागत में अधिकतम उत्पादन के पर जोर भी दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, समाज में तीव्र विस्तार भी होता है, विभिन्न प्रकार के हित जो पूरे समूह के सदस्यों को एक साथ जोड़े रहते हैं, ठीक है। यह विचार तभी जीवित होता है जब व्यक्ति पर प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष की आवश्यकताओं को थोप दिया जाता है, ओके। फिर बोला प्रतिस्पर्धा तथा पूंजीवाद के तहत 19वीं शताब्दी की संपूर्ण मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में आवश्यक हो सकती है। और जो प्रतिस्पर्धा और पूंजीवाद है वो क्या है, 19वीं शताब्दी की संपूर्ण मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास को क्या करेगी, आगे बढ़ाने में सहायक रहेगी। फिर बोला अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तीव्र गति से विकास को वहाँ प्रतिस्पर्धा की अधिकतम उपस्थिति के गुण के रूप में देखा जा सकता है, परंतु फिर भी हम प्रतिस्पर्धा के दायरे या प्रतियोगी भावना की तीव्रता को विभिन्न समाजों में आर्थिक विकास की दर के साथ सकारात्मक सहसंबंध का रूप देने में कठिनाई महसूस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह माने जाने के भी कारण है कि प्रतिस्पर्धा के कुछ बुरे प्रभाव भी हैं। तो अमेरिका का उदाहरण दे रहा है कि अमेरिका ने किस प्रकार अपने देश में एक तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित किया, जहाँ पर क्या है, विकास को वहाँ प्रतिस्पर्धा का अधिकतम उपस्थिति गुण के रूप में देखा जाता है। फिर क्या करा है, परंतु फिर भी हम प्रतिस्पर्धा के दायरे या प्रतियोगी भावना की तीव्रता को विभिन्न समाजों में आर्थिक विकास की दर के साथ सकारात्मक सहसंबंध का रूप देने में कठिनाई महसूस करते हैं। यानी कि जहाँ पर हमें प्रतियोगी भावना के रूप में क्या होता है, तीव्रता को विभिन्न समाजों में आर्थिक विकास देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग सकारात्मक सहसंबंध का रूप देने में से कठिनाई महसूस करते हैं। आप समझ रहे होंगे कि जहाँ पर प्रतिस्पर्धा होगा वहाँ पर तीव्र विकास भी होगा और सभी के हितों में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होगी, लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं हम लोग इसे सकारात्मक रूप देने में भी कठिनाई समझते हैं कि नहीं यार, प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर बोल रहा है दूसरी तरफ यह माने जाने के भी कारण है कि प्रतिस्पर्धा के कुछ बुरे प्रभाव भी हैं, यानी कि प्रतिस्पर्धा से कुछ बुरे प्रभाव भी हुए हैं। क्रियाकलाप 7 में इस विषय पर वाद विवाद का आयोजन कीजिए कि प्रतिस्पर्धा समाज के लिए सकारात्मक अथवा आवश्यक है। प्रतिस्पर्धा का विभिन्न विद्यार्थी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय पर अपने स्कूल में अनुभव के आधार पर निबंध लिखिए। अब देखिए बोला यह विचारधारा मानकर चलती है कि व्यक्ति बराबरी के स्तर पर प्रतिस्पर्धा करता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए परिस्थिति, शिक्षा, रोजगार अथवा प्रतिस्पर्धा हेतु समान संसाधन रहते हैं। परंतु जैसे कि स्तरीकरण अथवा असमानता पर की गई पूर्व चर्चा दिखाती है कि व्यक्ति को समाज में भिन्न प्रकार से अवस्थित किया गया है। यदि भारत में बच्चों की अधिकतम संख्या विद्यालय में नहीं जाती अथवा वे आज या कल पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में वे हमेशा के लिए प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं। तो बोल रहा कि यह विचारधारा मानकर चलती है, कौन सी विचारधारा, प्रतिस्पर्धात्मक विचारधारा मानकर चलती है कि व्यक्ति बराबरी के स्तर पर प्रतिस्पर्धा करता है, ओके ठीक है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रशिक्षित, शिक्षा, रोजगार अथवा प्रतिस्पर्धा हेतु समान संसाधन रहते हैं। लेकिन
जैसे कि स्तरीकरण अथवा असमानता पर की गई पूर्व चर्चा दिखाती है, यानी कि स्तरीकरण जो समाज का स्तरीकरण और असमानता हो गया है, जिसमें हम लोग पहले भी चर्चा कर लिए हैं, वो क्या दिखाता है कि व्यक्ति को समाज में भिन्न प्रकार के अवस्थिति का किया गया है, यानी किसी को बहुत ज़्यादा सुविधा मिली हुई है तो किसी को बहुत कम मिली हुई है। फिर उदाहरण दे रहा है कि यदि भारत में बच्चों की अधिकतम संख्या विद्यालय में नहीं जाती अथवा वे आज या कल पढ़ाई छोड़ देते हैं तो उसके ऐसी स्थिति में हमेशा के लिए प्रतिस्पर्धा से वो बाहर हो जाते हैं। आखिर प्रतिस्पर्धा करने का मूल कारक तो शिक्षा और रोजगार ही तो है। अगर वो शिक्षा ही प्राप्त नहीं करेंगे तो आगे प्रतिस्पर्धा में कैसे भाग ले पाएंगे वो। ये बता रहे विभिन्न अवसरों को पहचानिए जब हमारे समाज में एक व्यक्ति को प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। आप स्कूल में प्रयोग से प्रारंभ करते हुए आगे जीवन में आने वाले विभिन्न अवस्थाओं को ले सकते हैं। अब बोला संघर्ष तथा सहयोग। संघर्ष शब्द का अर्थ है हितों में टकराहट। हमने पहले ही देखा है कि किस प्रकार से संबंध सिद्धांतवादी विश्वास करते हैं कि संसाधनों की कमी समाज में संघर्ष उत्पन्न करती है। जाहिर सी बात है क्योंकि उन संसाधनों को पाने तथा उन पर कब्जा करने के लिए प्रत्येक समूह संघर्ष करता है। संघर्ष के आधार भिन्न भिन्न होते हैं। ये वर्ग अथवा जाति, जनजाति अथवा लिंग, निर्जाति अथवा धार्मिक समुदायों में हो सकते हैं। तो बोल रहा है कि संघर्ष जो शब्द है वो क्या करता है, वो टकराहट की ध्वनि पैदा करता है, उसको टकराहट के हितों अर्थ में प्रकट करता है। टकराहट में संघर्ष, जाहिर सी बात है अगर आप कहीं पढ़ाई कर रहे हैं या एसएससी बैंक की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको संघर्ष देखने को मिलेगा। एक दूसरे से आप टकरा रहे होते हैं बेस्ट बनने के लिए। फिर हमने पहले ही देखा किस प्रकार से संबंध सिद्धांतवादी विश्वास करते हैं कि संसाधनों की कमी समाज में संघर्ष उत्पन्न करती है, क्योंकि उन संसाधनों को पाने पर तथा उन पर कब्जा करने के लिए प्रत्येक समूह संघर्ष करता है। यानी वो अमीर समूह भी है, गरीब समूह भी है। तो गरीब समूह हमेशा वंचित रह जाता है क्योंकि उसके पास सुविधाएं कम है, और अमीर समूह के पास सुविधाएं ज़्यादा हैं, इसलिए उस संघर्ष पर वो विजय प्राप्त करता है। तो ये बोला संघर्ष के आधार भिन्न भिन्न होते हैं। कौन कौन से वर्ग के हिसाब से होते हैं, जाति के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, तो अलग अलग इसके परिणाम हो सकते हैं। एक नौजवान छात्र के नाते आप समाज में विद्यमान संघर्षों की विविधता से परिचित हैं। यह विभिन्न संघर्षों के प्रमाण तथा प्रकृति यद्यपि भिन्न होती है। एक नौजवान छात्र के नाते आप समाज में विद्यमान संघर्षों की विविधता से परिचित हैं। जाहिर सी बात है अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक नौजवान छात्र ही हुए, और समाज में जितने भी विद्यमान संघर्ष चल रहे हैं या भिन्न भिन्न संघर्ष चल रहे हैं उससे आपका भली भांति परिचित है। विभिन्न संघर्षों के पैमाने तथा प्रकृति यद्यपि भिन्न होती है, यानी सभी प्रकार के जो संघर्ष हैं वो अलग अलग होते हैं, उनका एक ही रूप नहीं होता है। वो चाहे शिक्षा के रूप में लेकर हो जाए, चाहे स्वास्थ्य के रूप में संघर्ष हो जाए, और भी अनेक तरीके से संघर्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर क्रियाकलाप बोल रहा है सोचिए आज विश्व में कौन से विभिन्न प्रकार के संघर्ष जो विद्यमान है। ऐसे बहुत सारे संघर्ष आपको देखने को मिल जाएंगे। व्यापारिक स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों तथा राष्ट्रों के समूह के बीच संघर्ष है। एक ही राष्ट्र के अंदर कई प्रकार के संघर्ष विद्यमान है। इन सब की एक सूची बनाइए और चर्चा कीजिए कि किस रूप में। ठीक है, आप ये कर लीजिएगा। फिर बोला अधिकतर सामान्य ज्ञान की सोच के अनुसार समाज में संघर्षों की स्थिति नहीं है। समाजशास्त्रियों ने इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि सामाजिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में संघर्ष की प्रकृति तथा रूप सदैव परिवर्तित होते रहे हैं, परंतु संघर्ष किसी भी समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सदैव से रहा है। जाहिर सी बात है जो समाज है वो हमेशा संघर्ष से ही बना हुआ है। आज समाज जो चल रहा है, आज समाज में जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो क्या है, एक संघर्ष के माध्यम से ही चल रही हैं। आप ये विचार करो कि सभी के अकाउंट में 20-20 लाख रुपए आ जाए तो कोई काम ही नहीं करना चाहेगा। जब कोई काम नहीं करना चाहेगा तो प्रतिस्पर्धा या संघर्ष होगा ही नहीं। जब संघर्ष नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं होगा। वही किसान अगर उसके अकाउंट में 20-30 लाख रुपए आ जाए तो वो क्यों खेती करना चाहेगा। जब वो खेती नहीं करेगा तो अनाज नहीं होगा, जब अनाज नहीं होगा तो अब हम लोग खाएंगे क्या। तो इसलिए संघर्ष बहुत जरूरी है। तो सामाजिक परिवर्तन तथा लोकतांत्रिक अधिकारों पर सुविधा वंचित तथा भेदभाव का सामना कर रहे समूहों द्वारा हक जताना संघर्षों को और उभारता है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि संघर्ष पहले विद्यमान नहीं थे। बॉक्स में दिए गए उदाहरण पर बल देते हैं। तो क्या कर रहा है, जो सामाजिक परिवर्तन और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सुविधा वंचित तथा भेदभाव का सामना कर रहे हैं, यानी जो नीचे तबके के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो इस प्रकार से सामना कर रहे हैं, और उनका हक जताना क्या करता है, संघर्षों को उभारता है। यानी जो SC ST वाले वर्ग हैं उनको, और उनसे भी नीचे के तबके जो हैं बहुत ही लो कैटेगरी के हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने संघर्ष को दिखाते हैं, और उनका दिखाना भी जायज़ है। जाहिर सी बात है वो चाहते हैं कि समाज में उनको भी बराबरी का दर्जा दिया जाए। तो बॉक्स में बोल रहा है कि नए तथा पुराने बीच संघर्ष आज विकासशील देशों के मंच बने हैं। प्राचीन प्रणाली नवीन ताकतों का मुकाबला नहीं कर पा रही है, न ही लोगों की नवीन आशाओं तथा आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु यह स्थिति मात्र प्राय नहीं है। सच्चाई यह है कि ये अभी भी जीवित है। संघर्ष बेकार की बहस, विभ्रांति, विसंगति तथा कई मौके पर खून खराबों को जन्म देता है। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या कर रहा है, संघर्ष के खिलाफ बातें हो रही हैं, जो एक तरीके से बेकार की बहस को, विभ्रांति को, विसंगति तथा कई मौके पर खून खराबे को भी जन्म देता है।
इन परिस्थितियों में समाजशास्त्रियों के लिए यह बेहद आवश्यक होता है कि वे अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करें, परंतु एक पल का परावर्तन उन्हें यह विश्वास दिला देगा कि पुरानी पद्धति संघर्ष से वंचित नहीं थी और उसने जनसंख्या के व्यापक भार पर अमानुषिक अत्याचार किए। यानी कि पहले भी संघर्ष होते थे जिसमें संघर्ष की पद्धति बहुत ही विकसित थी। फिर बोला सैद्धांतिक दृष्टिकोण जहाँ संघर्ष को व्याधि की माना जाता है अथवा जहाँ विज्ञान के नाम पर एक विशेष मूल्य के रूप में संतुलन का निवेश किया जाता है, परंतु यह स्थिति विकासशील समाजों के अध्ययन में रुकावट स्थित होती है। तो ये क्रियाकलाप आप देख लीजिएगा। फिर आगे बोल रहा है यहाँ यह समझना आवश्यक है कि संघर्ष विसंगति अथवा प्रत्यक्ष झड़प के रूप में दिखाई देते हैं जहाँ ये खुलकर प्रकट किए जाते हैं। ठीक है, जब खुलकर संघर्ष प्रकट होता है तो वो कैसा लगता है, एक तरीके से झड़प के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन मन ही मन जो संघर्ष होते हैं, जो खुद से संघर्ष होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं। फिर बोला उदाहरण तौर पर भूमि संसाधनों पर गहरे संघर्षों की प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया का परिणाम है कृषक आंदोलन। जाहिर सी बात है, कृषक आंदोलन क्या है कि भूमि संसाधनों पर गहरे यानी भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए जितने भी संसाधन हैं उनके हितों में वो नहीं प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या करते हैं, वो आंदोलन कर सकते हैं। तो वो भी क्या करता है, एक संघर्ष को दिखाता है। फिर बोला आंदोलन की अनुपस्थिति का अर्थ संघर्ष का अनुपस्थिति नहीं है। यानी अगर वो आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि संघर्ष नहीं है। अतः इस अध्याय में संघर्ष अनिवार्य सहयोग तथा प्रतिरोध के संबंधों पर बल दिया गया है। यानी इसमें यह बल दिया गया है कि जो संघर्ष है वो अनिवार्य सहयोग तथा प्रतिरोध के संबंध पर बल दिया जा रहा है। यानी संघर्ष के माध्यम से ही सहयोग और प्रतिरोध पर बल दिया जा रहा है। फिर बोल रहा है आइए कुछ संघर्षों पर जो समाज में विद्यमान है तथा प्रतिस्पर्धा, सहयोग और संघर्ष के आपसी संबंधों पर भी विचार करें। हम यहाँ केवल 2 उदाहरणों को लेंगे। प्रथम परिवार तथा घर है, दूसरा भूमि आधारित संघर्ष है। तो 2 संघर्ष यहाँ देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से हैं यहाँ देखिए। पारंपरिक तौर पर परिवार तथा घर सामंजस्यपूर्ण इकाई के रूप में देखे जाते हैं जहाँ सहयोग प्रमुख प्रक्रिया थी तथा परार्थवाद मनुष्य के आचरण के प्रेरणात्मक सिद्धांत थे। पिछले 3 दशकों से महिलावादी विश्लेषकों द्वारा इस मान्यता पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। अमर्त्य सेन जैसे विद्वानों ने भी बलात् सहयोग की संभावना को माना है। इसमें बताया था कि पारंपरिक तौर पर परिवार तथा घर में क्या थे, सामंजस्यपूर्ण इकाई के रूप में देखे जाते थे। यानी प्राचीन काल में जो परिवार या घर रहते थे वो सामंजस्य अपना बनाए हुए चलते थे, और जहाँ पर सहयोग की प्रक्रिया क्या थी, परार्थवाद मनुष्य के आचरण प्रेरणात्मक सिद्धांत वहाँ पर थी। ठीक है, लेकिन पिछले 3 दशकों से क्या हुआ है, महिलावादी विश्लेषकों द्वारा इस मान्यता पर प्रश्न उठाए जाने कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, अब चीज़ें बदल रही हैं। तो उसमें अमर्त्य सेन ने भी बोला कि बलात् सहयोग की संभावना को माना है। ठीक है, फिर बोले सिर्फ विभिन्न दलों को ही सहयोग से फायदा नहीं है, उनके व्यक्तिगत क्रियाकलापों को भी प्रत्यक्ष सहयोग के रूप में लेना होगा। छोटे मोटे संघर्षों के विद्यमान होने पर भी यद्यपि सामाजिक तकनीकी के चुनाव में हितों का संजीदा संघर्ष हो सकता है, पारिवारिक संगठनों की प्रकृति के लिए यह आवश्यक है कि इन संघर्षों को आपसी सहयोग द्वारा निपटाया जाए, साथ ही संघर्ष को विचलित व्यवहार के रूप में देखा जाए। यानी दोस्तों यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सहयोग, जो विभिन्न दलों के सहयोग हैं, उनके माध्यम से क्या होता है कि सिर्फ उनके क्रियाकलापों से फ़ायदा ही नहीं होता, परंतु मतलब उसके साथ ही साथ छोटे मोटे संघर्ष भी उसमें विद्यमान रहते हैं। यानी सिर्फ काम ही नहीं होते हैं, छोटे मोटे संघर्ष भी हमें उनके बीच देखने को मिलते हैं। और जो पारिवारिक संगठन है वहाँ पर जो छोटे मोटे संघर्ष देखने को मिलते हैं, तो उम्मीद किया जाता है कि वो लोग आपसी सहयोग के माध्यम से उसे निपटा लेंगे और इसे एक विचलित व्यवहार का नाम देंगे, ना कि कोई लड़ाई का मुद्दा इसे प्रकट करेंगे, बस उसे एक संघर्ष के नाम में एक विचलित व्यवहार के रूप में देखा जाएगा। ओके, फिर कह रहा है चूंकि संघर्षों को प्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित नहीं किया जाता, अतः यह देखा गया है कि मध्य वर्ग तथा अधीनस्थ वर्ग, चाहे घर में महिलाएं हों या कृषक समाज में किसान, संघर्षों में समायोजन तथा सहयोग पाने के लिए व्यक्ति एवं समूह विभिन्न प्रकार की रणनीति बनाते हैं। तो यहाँ बताने की कोशिश कर रहा है कि संघर्ष को क्या है, प्रत्यक्ष रूप से संप्रेषित नहीं किया जाता। यानी संघर्ष को एक तरीके से दिखाया नहीं जाता है, न कि किसी को बताया जाता है, वो एक तरीके से दिखता ही रहता है उसमें। उसके बाद उदाहरण दे रहा है कि जैसे मध्यवर्गीय चाहे अधीनस्थ वर्गीय महिलाएं जो हैं या कृषक समाज के किसान जो हैं, संघर्षों में समायोजन तथा सहयोग पाने के लिए व्यक्ति एवं समूह विभिन्न प्रकार की रणनीति बनाते हैं। यानी कोई भी संघर्ष हो रहा है तो वो चाहेंगे कि मेरे सपोर्ट में कोई रहे ताकि मैं इस चीज़ के लिए संघर्ष कर सकूं। ओके, तो उसके लिए वो रणनीति बनाते रहते हैं। फिर बोल रहा है अनेक समाजशास्त्रीय अध्ययन अप्रत्यक्ष संघर्ष तथा प्रत्यक्ष सहयोग को दिखाते हैं जो सामान्य है। नीचे दिया गया उदाहरण घर में महिलाओं के व्यवहार तथा अंतःक्रिया पर किए गए कई अध्ययनों से लिया गया है। यानी ये जो उदाहरण दिया गया है महिलाओं के बारे में और जो किसान के बारे में जो उदाहरण दिया जा रहा है कि इनके संघर्ष को क्या करते हैं, दिखाते नहीं है, बस वे एक तरीके से होते रहते हैं। तो ये बता रहा है कि क्या है, एक तरीके से समाजशास्त्रीय अध्ययन के माध्यम से पता चलता है कि ये दो सब एक तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग एक दूसरे को दिखाते हैं। ठीक है,
फिर कह रहा है भौतिक दबाव तथा प्रेरणा का सहयोग तथा उससे बढ़कर वितरण तथा वितरण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष संघर्ष के बहुत कम साक्ष्य। यानी बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सामाजिक भौतिक दबाव होती है उसके अंदर प्रेरणा का सहयोग तथा उससे बढ़कर जो वितरण प्रक्रिया होती है ना, उसमें संघर्ष बहुत कम होता है। यानी अगर किसी से कुछ लेना देना हो या फिर कोई कार्य हो तो उसमें संघर्ष बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि वास्तव में जो लेने देने वाली काम रहती है वो व्यापारिक प्रक्रिया हो जाती है। तो उसमें आप कोई चीज़ देते हो तो कोई चीज़ आप लेते हो, तो इसमें क्या होता है, संघर्ष बहुत कम ही देखने को मिलता है। फिर बोल रहा है इसके बदले निर्णय लेने, आवश्यकताएं अथवा प्राथमिकताएं, आयु, लिंग, जीवन चक्र सोपानिक है। ऐसे सोपान जिसका स्त्री तथा पुरुष दोनों समर्थन करते हैं। फिर बोल रहा है कि जैसे क्या है कि इसके बदले में निर्णय लेना, आवश्यकताएं तथा प्राथमिकताएं, ये जितने भी चीज़ें हैं वो सोपानिक हैं। अतः ये क्या होता है कि हमेशा चलते रहते हैं। ये सोपानिक मतलब कि ये होते ही रहते हैं और इनके सपोर्ट में स्त्री और पुरुष दोनों लोगों का समर्थन होता है। फिर बोल रहा था स्त्रियां अनेक विशेषताओं को सतत रूप से अर्जित करती हुई दिखाई देती हैं। घरेलू वस्तुओं के वितरण में विभेदीकृत कार्य, अपने आने वाले समय में सुरक्षा के लिए अन्य घरेलू संबंधों तथा संसाधनों तक पहुंच न मिलने का यह उनके भौतिक हित में होता है कि वे बेटे को मान्यता दें, जो इस संस्कार की महत्वपूर्ण विशेषता है, तथा अपने अनियमित भविष्य के बीमा के लिए अपने बेटे को सहयोगी रूप से जीतने के लिए उनके लिए स्वार्थ रहित समर्पण की उनका निवेश होता है। फिर यहाँ बता रहा है कि सहयोग एक तरीके से दिखा रहा है कि एक माँ का अपने बेटे के प्रति कैसा सहयोग हो सकता है। तो वो अपने लिए क्या करता है, भविष्य में, मतलब अपने लिए नहीं, मतलब अपने बेटे के लिए भविष्य में क्या करता है, बीमा, एक तरीके से बीमा का आयोजन करती है और उसको सहयोग देती है ताकि भविष्य में कभी उसके लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। फिर आगे बोल रहा है मात्र परिहितवादिता उत्तरी भारत के मैदानों में बेटे को लेकर ग्रहित है तथा इसे स्त्री के पितृसत्तात्मक जोखिम के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा सकता है। फिर यह बता रहा है जो मातृ परिहितवादिता जो है वो क्या है, उत्तरी भारत के मैदानों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि वहाँ पर क्या आता है, एक रूढ़िवादी प्रक्रिया चलती है कि कोई भी बेटा होता है तो वहाँ पे पितृसत्तात्मक वाली व्यवस्था आ जाती है। यानी ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे पिता लोग ऐसा बोलते हैं ये मेरा बेटा है, या फिर वो लोग नाम भी अपने पिता का, कोई पूछता है किसके लड़के तो वो अपने पिता का ही नाम बताते हैं। तो एक तरीके से दिखाता है कि जो पितृसत्तात्मक है उत्तर भारत में क्या हो रहा है कि वो जोखिमपूर्ण ऐसा दिखाया जाता है, यानी कि जोखिमपूर्ण दिखाया जाता है, क्योंकि मात्र परिहितवादिता जो है वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। इसकी वजह से पितृसत्तात्मक जो है वो जोखिम के रूप में देखा जाता है। ठीक है, कहीं वो खत्म ना हो जाए। फिर बोला स्त्री पूरी तरह से शक्तिहीन नहीं है, परंतु पुरुष के निर्णय लेने की ताकत के समक्ष वो अप्रत्यक्ष ही रहती है। विश्वसनीय दोस्तों का उपयोग, रिश्तेदार, पड़ोसी अपनी तरफ से छोटे मोटे व्यापार करने में, पैसों का छुपकर लेन देन, पर्दा तथा मातृत्व जैसी लैंगिक विचारधारा पर बातचीत करना वे रणनीतियां हैं जिनके आधार पर स्त्रियों ने पुरुष की शक्ति का प्रतिरोध किया है। तो यहाँ एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है कि जो स्त्रियां हैं वो एक शक्तिहीन नहीं है, वो भी बहुत कार्य करने में सक्षम होती हैं। वो चाहे बहुत सारे प्रकार के छोटे मोटे व्यापार हो सकते हैं और क्या कहते हैं पैसों का छुपकर लेन देन करना हो सकता है, मातृत्व जैसी लैंगिक विचारधारा हो सकती है। ठीक है, और कई रणनीतियाँ बनाने में भी वो सक्षम होती हैं। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मातृ शक्ति होती है वो शक्तिहीन नहीं है, वो पुरुषों से कहीं ना कहीं बराबर के रूप में उन्हें देखा जा सकता है। फिर वही बोल रहा है अंत में कि जिनके आधार पर स्त्रियों ने पुरुष की शक्ति का प्रतिरोध किया है, यानी एक तरीके से उनके बराबर के रूप में आया है और उनका प्रतिरोध किया है। उनके प्रतिरोध का यह गोपनीय रूप घर के बाहर सहयोग के विकल्पों की कमी तथा खुले संघर्ष से जुड़े सहवर्ती जोखिमों को दिखाता है। यानी एक तरीके से दिखाता है कि महिलाएं भी जो हैं वो घर के बाहर जाकर कुछ काम करके अपने परिवार में सहयोग अपना दे सकती हैं और उनके खुले संघर्ष से जुड़े सहवर्ती जोखिमों को दर्शा सकती हैं। यानी एक तरीके से ऐसा नहीं है कि सिर्फ पितृसत्तात्मक प्रणाली ही चलेगी, उसमें महिलाओं का भी भागीदारी समान रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि आज के ज़माने में जो महिलाएं हैं वो भी समाज में जाकर अब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और काफ़ी जगह पे आपको महिलाएं देखने को मिल जाएंगी काम करती हुई, और वो भी अपने परिवार के लिए सहयोग बन रही हैं। ठीक है। फिर बोला समाजशास्त्री प्रश्नात्मक परंपरा को ध्यान में रखते हुए मान लिए जाने वाले तथ्यों पर इस अध्याय में परीक्षण किए गए तथा इस पाठ में सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष की प्रक्रियाओं की आलोचनात्मक रूप से जांच की गई। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से ये प्रक्रियाएं स्वाभाविक नहीं मानी जाती, यह उन्हें आगे अन्य सामाजिक विकास से जोड़ता है। नीचे दिए गए अनुच्छेद में आप भूमि संबंधों तथा भारत के भूदान ग्रामदान आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरीके से ये हो गया कि पारिवारिक संघर्ष और जो सहयोग आप देखें, इसके माध्यम से आपने अभी तक देख लिया, लेकिन अब जो आप पढ़ेंगे लास्ट में नीचे कुछ पेजेस हैं उसमें आप भूमिदान और भूमि के संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या बताया गया कि इसमें बताया गया कि प्रश्नात्मक परंपरा को ध्यान रखते हुए
सहयोग, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की प्रक्रियाओं की आलोचनात्मक रूप से जांच की गई है। समाजशास्त्री दृष्टिकोण से ये प्रक्रिया स्वाभाविक नहीं मानी जाती, यानी जितने भी चीज़ें हो रही हैं वो एक तरीके से आलोचनात्मक वर्णन किया गया और समाजशास्त्र इन्हें उचित नहीं मानते हैं। ठीक है, फिर बोल रहे हैं नीचे अनुच्छेद में दिए गए भूमि संघर्ष के बारे में बताया गया। तो बोल रहा है यहाँ पे बॉक्स को पढ़िए और देखिए कि समाज में सहयोग किस प्रकार समाजशास्त्रीय रूप में तकनीक तथा उत्पादन की आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा है। तो क्या है देख लेते हैं। नीचे दिए गए भूमि संघर्ष के संबंधित विवरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए, इसके विभिन्न सामाजिक वर्गों को पहचानिए तथा शक्ति तथा संसाधनों की भूमिका पर ध्यान दीजिए। चलिए वो हम लोग पढ़ा जाएगा। पहले इधर उपसंहार, यानी ये आपका एक तरीके से कंक्लूजन आ गया। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य एक और सामाजिक तथा स्तरीकरण के संबंधों को समझना है, तो दूसरी ओर सामाजिक प्रक्रिया के रूप में सहयोग, प्रतिस्पर्धा तथा संघर्ष को। इस पाठ में हम लोगों ने अब तक क्या सीखा? यही सीखा कि समाज क्या है, एक स्तरीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, स्तरीकरण संबंध में बंधा हुआ है और साथ ही साथ सामाजिक प्रक्रिया के रूप में यानी सहयोग, प्रतिरोध, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष के रूप में हम लोगों ने इसे देखा। फिर बोल रहे आपने देखा होगा कि तीनों सामाजिक प्रक्रियाएं भिन्न हैं लेकिन अधिकांशतः वे एक साथ मौजूद होती हैं। जाहिर सी बात है, हम ये जो जितने भी प्रक्रियाएं क्या हैं भिन्न है, लेकिन ये सभी आपस में जुड़ी हुई हैं। हम लोगों ने पहले भी चर्चा इस पर कर चुका है। ठीक है, कहाँ गया? लेकिन अधिकांशतः वे एक साथ मौजूद होती हैं तथा तीनों सामाजिक प्रक्रियाएं भिन्न हैं लेकिन अधिकांशतः वे एक साथ मौजूद होती हैं तथा एक दूसरे से कभी छिपे और कभी खुले रूप में संबंध विद्यमान होती हैं, जैसा कि बलात् सहयोग के संदर्भ में हुई चर्चा से पता चलता है। हम इसे दिए गए 2 क्रियाकलापों से समाप्त करते हैं जो जीवन की सही घटनाओं पर आधारित हैं, जो आपकी समाजशास्त्रीय सोच को यह खोजने में मदद करेंगी कि सामाजिक संरचना तथा स्तरीकरण व्यवस्था में तीनों प्रक्रियाएं जो भिन्न रूप से स्थित हैं किस प्रकार से सामाजिक समूह के लिए कार्य करती हैं। तो कौन कौन से उदाहरण दिए गए ये देख लेंगे हम लोग नीचे। तो पहले आ जाता है भूमि संघर्ष के बारे में। तो दोस्तों इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बनते नहीं हैं। हाँ, लेकिन पारिवारिक सहयोग के माध्यम से आप काफ़ी चीज़ें दर्शा सकते हैं। तो ऊपर हम लोगों ने उस पर डिटेल में चर्चा कर लिया। ठीक है, इसे अब मैं सीधे सीधे इसे पढ़ा दे रहा हूँ या फिर मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, इसे आप पढ़ लीजिएगा। इसमें बोल रहा है सन 1956 में हरबख्श एक राजपूत ने नत्थु अहीर पटेल से 100 रुपये अपने 2 एकड़ जमीन को गिरवी यानी अनौपचारिक रख कर्ज लिया। उसी वर्ष हरबख्श की मृत्यु हुई और उसके उत्तराधिकारी गणपत ने सन 1958 में जमीन को वापस लेने का दावा किया। इसके लिए उसने 200 रुपये देने की पेशकश की। नत्थु ने गणपत को जमीन वापस करने से मना कर दिया। गणपत इसके लिए कानूनी कार्रवाई का सहारा नहीं ले सका क्योंकि यह लेनदेन आय व्यय रिकॉर्ड में कहीं दर्ज नहीं था। इन परिस्थितियों के अधीन गणपत ने हिंसा का सहारा ले सन 1959 में ग्रामदान के 1 वर्ष पश्चात में जबरन भूमि पर अधिकार कर लिया। गणपत चूंकि स्वयं एक पुलिस कांस्टेबल था अतः इस मामले में उसने अफसरों का काफी प्रभाव डाला। फिर बोल रहा है जब पटेल फुलेरा गया पुलिस थाना हेडक्वार्टर तो उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और जबरन उसे इस बात पर राजी किया गया कि वह जमीन गणपत को वापस लौटा देगा। इसके पश्चात ग्रामवासियों की एक सभा बुलाई गई, तब पटेल को पैसा दिया गया और गणपत अपनी जमीन वापस मिली। तो दोस्तों एक तरीके से बेसिकली यही बताया गया है कि किस प्रकार भूमि में संघर्ष भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कैसे इसमें जो मेन मालिक था उसकी एंड टाइम में मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी जो रहता है वो अपनी ज़मीन की मांग करता है, तो उसे देने से मना करता है, तो काफ़ी विवाद होती है और उसको पाने के लिए वो संघर्ष करता है और अंत में उसे ज़मीन मिलती है। तो एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से भूमि संघर्ष के बारे में दर्शा रहा है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं क्या है। तकनीक के विस्तार में भी सहयोग की आवश्यकता कम किया है। उदाहरण के लिए चरस चलाने के लिए कुएँ सिंचाई करने वाली घरेलू विद्या 2 जोड़ी बैल तथा 4 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक साधारण किसान 4 बैलों का खर्च नहीं उठा सकता अथवा एक औसत घर में शायद जरूरत जितने आदमी न हो। ऐसी स्थिति में बैल तथा आदमी दूसरे घरों, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त आदि से मंगवाते हैं वैसी सीमाओं को देने के बदले में। परंतु यदि चरस को रहट पार्शियल व्हील से बदल दिया जाए तो रहट जिस पर भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता पड़ती है तब मात्र 1 जोड़ी बैल तथा 1 व्यक्ति की आवश्यकता इसे चलानी पड़ती है। तो ये भी एक तरीके से भूमि में संघर्ष को दर्शा रहा है। अब आइए देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। तो बेसिकली दोस्तों एक क्रियाकलाप यही दिया गया है, इसमें आपको बस बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है। बस आप समझ लीजिए कि संघर्ष को दर्शाया, 2 संघर्ष दिखाएं, पारिवारिक संघर्ष और भूमि का संघर्ष। ठीक है, तो इसे भी आप पढ़ लीजिएगा। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है आपको, नहीं तो मैं जाऊँगा तो काफ़ी वीडियो लंबा भी हो जाएगा। ऑलरेडी 1 घंटे के ऊपर बन चुकी है ये वीडियो। ठीक है, अब शब्दावली थोड़ा ध्यान में देख लेते हैं। परिहितवाद में सिद्धांत बिना किसी लाभ के दूसरे के हित के लिए काम करना।
अलगाव क्या, मार्क्स ने इस अवधारणा का प्रयोग मजदूरों को अपने श्रम तथा श्रम उत्पादन पर किसी प्रकार के अधिकार न होने के संदर्भ में किया है। इससे मजदूरों की कार्य के प्रति रुचि समाप्त होने लगती है। मैंने आपसे चर्चा किया था इसके बारे में कि उसे न तो उत्पादन की जगह पता रहती है, कहाँ उत्पादन करना है और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, इसको कोई बारे में पता नहीं रहता, इसलिए उनका मनोबल गिरने लगता है। उन्हें सिर्फ यही काम दिया जाता है कि बटन दबाओ, लीवर खींचो, यही ठीक है। फिर बोल रहा प्रतिमानहीनता, दुर्खाइम के लिए सामाजिक स्थिति जहां व्यवहार को पथ प्रदर्शित करने वाले मानदंड नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति बिना सामाजिक बाध्यता अथवा पथ प्रदर्शन के रह जाता है, एक नियमहीनता की स्थिति, ठीक है। पूंजीवाद आप सभी को पता होगा, वह आर्थिक प्रणाली जहां उत्पादन के साधन पर निजी अधिकार होता है तथा जिसका प्रयोग बाजार व्यवस्था में लाभ कमाना है, जहां श्रम मजदूरों द्वारा किया जाता है। श्रम विभाजन, अलग अलग कार्य की विशिष्टीकरण जिसके माध्यम से विभिन्न रोजगार उत्पादन प्रणाली से जुड़े होते हैं। प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में श्रम विभाजन होता है, विशेषकर पुरुषों को दिए गए तो कार्य तथा महिलाओं के द्वारा किए गए कार्य। हम लोगों ने इस पर भी चर्चा किया था कि महिलाओं को कम मेहनत वाले कार्य दिए जाते हैं, कम कठोर वाले, और जो पुरुष रहते हैं उनको बलवान वाला कार्य दिया जाता है, जैसे भारी सामानों को उठाना, ठीक है। औद्योगिकरण के विकास के साथ श्रम विभाजन और जटिल हो गया। अन्य किसी भी प्रकार के उत्पादन की तुलना में आधुनिक विश्व में श्रम विभाजन का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। फिर प्रभुत्वशाली विचारधारा क्या है? विचार तथा मान्यताएं जो प्रभुत्वशाली समूह के हितों की रक्षा करते हैं। ऐसी विचारधारा प्रत्येक समाज में पाई जाती है जहां विभिन्न वर्गों में असमानताएं हों। विचारधारा की संकल्पना शक्ति से जुड़ती है, क्योंकि वैचारिक प्रणाली भिन्न शक्तियों को वैध बनाती है जो विभिन्न समूहों से सन्निहित होते हैं। व्यक्तिवाद व सिद्धांत अथवा चिंतन जो समूह के स्थान पर व्यक्तियों की सहायता को महत्व देता है। मुक्त व्यापार, उदारवाद व राजनैतिक तथा आर्थिक नजरिया जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप की नीति अपनाई जाए तथा बाजार में संपत्ति मालिकों को पूरी छूट दे दी जाए। यांत्रिक एकता, दुर्खाइम के अनुसार परंपरागत संस्कृति में सरल श्रम विभाजन इसकी विशेषता है। सांस्कृतिक सरल श्रम विभाजन इसकी विशेषता है, चूँकि समाज के अधिकतर सदस्य एक जैसे कार्यों में लगे रहते हैं, अतः वे एक दूसरे के साथ सामान्यतः समान प्रकार के अनुभव तथा मान्यताओं से बंधे होते हैं। ये भी हम लोगों ने चर्चा किया था। आधुनिकता 18वीं और 19वीं शताब्दी की सामाजिक प्रक्रिया जो विशिष्टता, जटिलता तथा गत्यात्मकता के गुणों के कारण प्रसिद्ध हुई और जो वास्तव में परंपरागत जीवन से अलग था। सबयी एकता, दुर्खाइम के अनुसार एकता के अंतर्गत समाज व्यक्ति की आर्थिक निर्भरता अथवा दूसरों के कार्यों की महत्ता से बंधा होता है, चूँकि यहाँ श्रम विभाजन अत्यंत जटिल होता है, अतः लोग एक दूसरे पर अधिक से अधिक आश्रित होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को वह उत्पाद चाहिए जिसका उत्पादन दूसरे व्यक्ति करते हैं। आर्थिक बदलाव तथा अंतर्निर्भरता संबंधी असहसंबंध इस प्रकार की स्थिति में सामाजिक एकमतता बनाने में मदद करते हैं। फिर सामाजिक बाध्यता, दोस्तों एक बार आप देख लो कि ये जो ऊपर यांत्रिक एकता और सावयवी एकता में अंतर इतना है कि यांत्रिक एकता में जो फैक्ट्री वगैरह में काम करते हैं मजदूर, उनके बीच की एकता की बात कर रहा है, और सावयवी एकता में जो सामाजिक एकता होती है उसके बारे में। फिर सामाजिक बाध्यता, हम जिस समूह अथवा समाज के भाग होते हैं वे हमारे व्यवहार पर प्रभाव छोड़ते हैं। दुर्खाइम के अनुसार सामाजिक बाध्यता सामाजिक तथ्य एक विशिष्ट लक्षण है। फिर संरचना मुख्य रूप से किसी संगठन की बनावट एवं प्रतिमान पैटर्न को इंगित करता है जो कुछ हद तक मानव व्यवहार को निर्देशित या बाध्य करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 समाज का बोध खत्म होता है। इसी के साथ पार्ट 2 खत्म होता है। देखो दोस्तों, समाज का बोध में एक तरीके से आपको ये बताया गया कि समाज की संरचना, समाज का स्तरीकरण और समाज के वर्ग को कैसे विभाजित किया गया, और इन सब के आपसी समाज की जो प्रक्रियाएं हैं जैसे सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा, इन्हें किस प्रकार से आप देखते हैं और इनके पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क वितर्क दिए गए हैं, इसके बारे में आपने जाना। जहां कार्ल मार्क्स ने भी बताया और दुर्खाइम जी ने भी बोला कि कैसे सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है, कार्ल मार्क्स ने अपना मत प्रदर्शित किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपने इसे अगर आपको नहीं समझ आया, इस वीडियो को आप फिर से देखिए, शायद आपको फिर से समझ में आ जाए। क्योंकि ये दोस्तों ये समाजशास्त्र है, इसमें आपको समाज से रिलेट होकर काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, सोचनी पड़ती हैं। जब तक आप नहीं सोचोगे आप इसे नहीं समझ पाओगे। इसीलिए जब भी आप समाजशास्त्र पढ़ें तो अपने आसपास की चीज़ें से रिलेट करते हुए चलें, नहीं तो आप इसे काफ़ी हद तक या डीप तक नहीं समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि हो सकता है उनके पास बुक्स ना हो और मेरे चैनल का पता भी ना हो शायद उनको, तो आप प्लीज़ उन्हें शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे।